Dr. Saab, who came straight forward for especially for this program. We met him in Jammu for a program at Samba. But वर्कर्स पधारी है तो हिंदी शब्द जो है अपने आप में आशा, अंग्रेजी में बोलते हैं as long as। काफी लोगों ने निराशा को आशा में बदला है, घर घर तक वो सुविधाएं पहुंचाई है जिसका कि सरकार ने वादा किया था। Esteemed dignitaries, Dr. Rajendra Saab and other VIPs, respected staff members and my dear colleagues. देश रोशन नहीं रहे कहीं कपोषण. Before I proceed, I would like to quote few lines. Hope you like it. ईद के दिन जब करीब देखे, ईद के दिन जब करीब देखे, मैंने अक्सर गरीब देखे. वो राम का लड्डू भी खा लेता है, वो राम का लड्डू भी खा लेता है, वो रहीम की खीर भी खा लेता है. वो भूखा है साहिब, वो भूखा है साहिब, उसे मजहब कहाँ समझ आता है. डायरेक्टर साहब, गुलाम अब्बास साहब, महकमे के अफसरान, दूसरे पुराना अधिकारीगण, ICDS और आशा वर्कर्स की हमारी बहनें, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अब्बास साहब को और उनके सारे साथियों को मुबारकबाद कहना है इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए. और मुझे लगता है कि कई वर्षों के बाद वादिये कश्मीर में इस तरह का पहला प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है. अब्बास साहब जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने तकरीर का इब्तिदा माफी मांग करके किया, और माफी इसलिए मांगी कि मौसम नासाज होने की वजह से जो उनका नुमाइश यहाँ पर एक लगाने का मंसूबा था उसमें थोड़ा सा खलल पड़ गया. मंजर में बैठे हुए इस तरह का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम मुनक्कद होता है तो उसके ऊपर खुदा की और कुदरत की मेहर है, उसे किसी नुमाइश की जरूरत नहीं. दूसरा, अब्बास साहब ने अपनी सादगी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि एक कोशिश हमने की है, हालांकि मैं तो कहूँगा कि बड़ी कामयाब कोशिश है. और उन्होंने इसको शायराना अंदाज में इस तरह से बयान किया कि कोशिश कामयाब हो के ना हो कि कोशिश कर तो सकते हैं. तो मुझे उसके साथ का ये शेर यकायक याद आया कि मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है. तो जब तक मंजिल की जुस्तजू है और उस जुस्तजू में कारवां रवां है, मुझे लगता है कुछ और सोचने की जरूरत है. ये बात जुड़ती है. अब इसी शेर से जुड़ता एक और शेर है, बड़ा खूबसूरत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया. और ये बात पूरी आयद होती है अगर आप थोड़ा सा पीछे घूम कर देखें. 2014 से पहले का हिंदुस्तान का क्या मंजर था. बेजारी का आलम, मायूसी का माहौल, दुनिया भर के मुल्क हिंदुस्तान को एक अजीबो गरीब निगाह से देखते थे कि साहब ये तो रिश्वतखोरों का मुल्क है, यहाँ सिर्फ घोटाले होते हैं, चोरी होती है, चकारी होती है. और हमारे नौजवान इस तरह से नाउमीद कि वो हर मौके की तलाश में रहते, कहीं वो गल्फ जाए, कहीं बैरूनी मुल्क जाए, अपनी जिंदगी को बनाने की तलाश में. लोग आते गए और कारवां बनता गया. आज सारी दुनिया हिंदुस्तान की क़यादत में मोदी जी की अगुवाई में काम करने को तैयार है. 9 साल का एक बहुत बड़ा बदलाव जो मंजर सामने आया कि मोदी जी, और हमारे लिए सबके लिए फख्र की बात है क्योंकि वजीर आजम हम सबके हैं, वो चाहे
हमारी सियासी पार्टी कोई हो, हमारे ख्यालात कुछ भी हो, हिंदुस्तान के वजीर आजम को आज दुनिया के सबसे ज्यादा कद्दावर नेता के तौर पर माना जाता है। कितने सदर बदले, कितने वजीर आजम बदले, मोदी जी के तजुर्बे की वो भी दाद देते हैं। और जिस तरह से कोविड के वक्त सारी दुनिया हमें बड़ी शक और शुबा की निगाह से देखने लगी कि मान लीजिए कि जैसे हम कोई बहुत बड़ी बीमारी की लामत लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर इसका वैसे भी रखो। फोटोग्राफर प्लीज। बस और मैं आपके तो आप ट्रिपल IM के साथ नहीं, इसका भी उन्हीं से टाई अप किया हुआ है मार्केट के साथ। ये तो हमारे वो जो स्टार्टअप लड़के वहाँ जुड़े हैं वो 15,000 को उसकी सेहत और माँ की सेहत का ख्याल रहता है। उसकी वैक्सीनेशन का एक सिलसिला शुरू किया गया है। आप especially ICDS for today, because at the 11th hour, because of some unavoidable compulsion, we had to change the venue. I can understand the space is very less, sitting arrangements are not available. शासन जिसको कहते हैं हिंदी में, जो आखिरी पड़ाव है उस एक तरह का कोटिंग कैप्सूल टाइप का की हमारी कोशिश रहती है। तजुर्बे की वो भी दाद देते हैं। और जिस तरह से कोविड के वक्त सारी दुनिया हमें बड़ी शक और शुबा की निगाह से देखने लगी कि मान लीजिए कि जैसे हम कोई बहुत बड़ी बीमारी की लामत लेकर के बैठे हैं। जैसा कि 125-30 करोड़ आबादी का मुल्क अपने आप को संभालने का तो इनमें तौफीक नहीं, तो भला ये बीमारी को क्या संभालेंगे? और खुद बीमार पड़ेंगे तो हमें भी बीमार कर देंगे। लेकिन बाद में आपने देखा क्या हुआ, जब हिंदुस्तान ने ना सिर्फ अपने आप को संभाला बल्कि दुनिया का सबसे पहला कोविड का वैक्सीन इजाद करके दुनिया के दूसरे मुल्कों को तोहफे के तौर पर दिया, जबकि 50-50 लाख की आबादी वाले मुल्क अपने आप को ना संभाल पाए। खुली है आज कायनात में आजाद सही है। और काफ़ी सारे सेक्शन जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो, उसको लेकर भी काफ़ी सारा पॉजिटिव साइन आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, मुझे लगता है कि पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने जितनी भी लोकहित की योजनाएं रही हैं वो प्राथमिकता से महिला केंद्रित रही हैं और युवा केंद्रित। चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे वो शौचालय बनाने की योजना थी, युवाओं को लेकर के मुद्रा योजना, और सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टअप योजना। मोदी जी ने ना सिर्फ इस मुल्क में एक नई तरह के आयाम लाने का काम किया, बल्कि एक नई तहजीब को भी जन्म देने का काम किया। और हमें ये बार समझाने की कोशिश हुई है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है।
रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। आप ज़रा अंदाज लगाइए कि सन 2014 से पहले इस मुल्क में स्टार्टअप की तादाद महज और महज 350-400 से आज बढ़कर के 1 लाख से ऊपर हो गई। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर काबिलियत भी थी, जहनीत भी थी, पोटेंशियल भी था, प्रतिभा थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सितारे भी थे, अरमान भी थे, ख्वाब भी थे, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं था जो अनेबलिंग वैल्यू मोदी जी ने दिया है। आज आप स्पेस की बात कर लीजिए, अंतरिक्ष की बात कर लीजिए। आज से 4 दिन के बाद हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सरजमीन पर उतरेगा और हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत बाद में शुरू हुई थी, लेकिन मोदी जी ने इसको किस तरह से बढ़ावा दिया कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। पिछले 3-4 सालों में वहाँ पर भी 150 से ज़्यादा स्टार्टअप हुए। वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर का नौजवान हमेशा बहुत ज़हीन माना गया और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है हमसे जाने अनजाने में। जो हमने इतने मौके हिंदुस्तान में, दुनिया में मौजूद थे, मैसर थे, उपलब्ध थे, हमने अपने नौजवान को उससे महरूम रखा। आज देखिए जब फिज़ा खुली है तो यहाँ का नौजवान हर जगह अगवाई कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज, IAS है, IPS है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो एग्री स्टार्टअप है। ये वही सरजमी है जहाँ से अरोमा मिशन ने जन्म लिया। जम्मू कश्मीर से अरोमा मिशन निकल करके आज हिंदुस्तान में उसका बोलबाला है, पर्पल रेवोल्यूशन। 3000 से ज़्यादा खेती के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। यानी ये हमारे रिसोर्सेज जो अछूते रह गए थे और पिछले 20-25 वर्ष में ना जाने क्या नज़र लग गई कि दहशत और आतंक के साए में सारा कामकाज भी रुक गया। उस वजह से ये सरमाए पूरी तरह से ना खोजे गए, ना इस्तेमाल में लाए गए। और मुझे यकीन है कि जो अमृतकाल आने वाले 25 वर्ष हैं, हिंदुस्तान के आने वाले वक्त में इकॉनमी में बहुत अहम रोल जम्मू कश्मीर का होने वाला। ये सारे हिमालय, ये सारे पर्वत, ये सारा पीर पंजाल और इसके रिसोर्सेज जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड थे, वो एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। यूसीसी क्या लगता है आपको, जो सपोर्ट गेन हो रहा है? देखिए मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी लीडर के ऊपर तबसरा करने की कभी मेरी आदत नहीं रही, लेकिन एक आम शहरी होने के नाते पाँव ज़मीन पर जुड़े हुए मैं ये कह सकता हूँ पूरे हौसले अफ़ज़ात के साथ कि श्रीनगर का आम शहरी, श्रीनगर की कूचों गलियों में चलने वाला आम शहरी, वो मोदी जी के इस सफ़र का हिस्सा बन कर के आगे बढ़ना चाहता है। और हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, हम जो भी हैं तलका लोग, हमने उसको मरहूम रखा इन तमाम मौक़ों से। एक खौफ का पर्दा उसे रोके हुए था शायद, अब वो भी जाता रहा। और आने वाले वक्त में देखिए कि हिंदुस्तान की आगे की जो तरक्की की यात्रा होगी, उसमें यहाँ के नौजवान, यहाँ के शहरी एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। दी यूथ ऑफ कश्मीर वांट्स टू मूव ऑन, और उसमें उसकी सलाहियत भी है, उसकी काबिलियत भी है, काम करने का उसमें हौसला भी है, और उसके अरमानों में वो ख्वाब भी हैं। सर, यूसीसी पे काफी डिबेट हो रहा है, पॉलिटिकल रैलीज में मोदी जी मेंशन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले वक्त में वही होगा जो सबके लिए ठीक होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि हियरिंग के पीछे मुद्दा क्या है। जिन लोगों ने 370 लाया था, आइन में लाने के लिए जो सबसे बड़े इसके पैरोकार थे और सबसे बड़े जो इसकी पैरवी कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोग, उन्होंने खुद ये कबूला कि ये आर्जी है। आइन में ब्रैकेट में लिखा टेम्पररी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहस के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नेहरू जी, उनसे कहा कि आप क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पर एक बार फिर से गौर किया जाए? तो पंडित जी के जानते हैं क्या जवाब था? उनके ये अल्फाज थे कि ये दफ़ा घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन वो नहीं घिसा सकते, वो घिसा नहीं सके। और उसको घिसाने का काम अगर मोदी जी ने किया है तो इन मुखालिफ पार्टियों को तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर के कोई बहस का मुद्दा रह गया। जो लोग कहते हैं कि मरकज ने क्या कहा, हत्या की है लोकतंत्र की, वो देखिए किस तरह से हत्याएं करवा रहे हैं। दूसरा, गवर्नेंस फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं। और तीसरा, अनलीशिंग ऑफ स्टेट टेररिज्म। सरकार खुद
इस कत्ल गारत में शामिल हैं। तो ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी भी है, ये गवर्नेंस फेलियर भी है, ये स्टेट टेररिज्म भी है। और किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरह के मंजर को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा तो सकता। आने वाले वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स टू वो तो जो मुतलका हमारे अथॉरिटीज़ हैं या मुतलका महकमे हैं उसका गौर करके क्या करना है उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी या उसका एक मौक़िफ़ लिया जाएगा। लेकिन एक शहरी होने के नाते भी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा किसी जमहूरियत पर और कोई तोहमत हो नहीं सकती।